7वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जेड और रैंडल उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बाहर से पूरी तरह सील था। फिर जेड दरवाजे पर एक तावीज लटका देता है ताकि वहां मौजूद रहस्यमयी खतरा बाहर न आ सके, क्योंकि ये दरवाजा सीधा सुरंगों में जाकर खुलता है। अब एक बात तो साफ थी, जेड का सपना और उन अनखुई बच्चों का रहस्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगले सीन में बॉयट और डैनी को देखते हैं जो कॉलोनी हाउस में हेनरी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो बहुत देर से गायब था। लेकिन तभी हेनरी नशे की हालत में वहां आ जाते हैं। बॉयट हेनरी के पास जाकर उनसे बात करता है, लेकिन हेनरी इतना ज्यादा नशे में थे कि वो किसी की भी बात नहीं सुनते। फिर वो बॉयट से पूछते हैं कि क्या विक्टर ठीक है। बॉयट कहता है हाँ वो ठीक है। बॉयट हेनरी से पूछना चाहता था कि उसने इतना नशा क्यों किया, लेकिन हेनरी उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। हेनरी को अपनी पत्नी मिरांडा को खोने का बहुत दुख था, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि मिरांडा की सच्चाई क्या है। दूसरी तरफ टेवेथा जब जिम की शर्ट्स देखकर उसे याद कर रही थी, तो इतने में ईथन वहां आ जाता है। ईथन टेवेथा को देखते ही समझ जाता है कि वो जिम को लेकर दुखी है, जिसके बाद वो टेवेथा को बताता है कि जूली वापस आ गई है। फिर टेवेथा और ईथन जूली से बात करते हैं। आज टेवेथा जूली को वो सच बताती है जो उसे पता होनी चाहिए थी। दरअसल टेवेथा हेनरी की बीवी मिरांडा का पुनर्जन्म है। टेवेथा जूली को बताती है कि मैं और जेड यहाँ कई सालों से बार बार जन्म ले रहे हैं और इसीलिए वो अनखुई बच्चे केवल मुझे और जेड को ही दिखते हैं। इधर टेवेथा जूली और ईथन को ये सब बता रही थी और वहीं दूसरी तरफ बॉयट हेनरी को ये सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। हेनरी ने कभी नहीं सोचा था कि टेवेथा विक्टर की माँ है। बॉयट हेनरी को कहता है कि खुद को संभालो, लेकिन हेनरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। अब विक्टर खुद भी बॉयट की बात सुनकर हैरान रह गया था। तभी विक्टर बॉयट से कहता है कि हमें उस येलो मैन को ढूंढना होगा, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो रहा है और अगर वो दोबारा आया तो ये सब कुछ फिर से दोहराया जाएगा। बॉयट को विक्टर की बात समझ नहीं आती, लेकिन विक्टर की इस बात में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था जो हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयट कॉलोनी हाउस में सभी लोगों को ये बात बता देता है कि टेवेथा और जेड कई बार इस जगह पर जन्म ले चुके हैं और टेवेथा ही मिरांडा है। सभी लोग बॉयट की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल बॉयट ने अभी तक ये बात सबसे छुपा कर रखी थी, लेकिन अब उसे उन अनखुई बच्चों की हड्डियां ढूंढनी होंगी, क्योंकि वही यहाँ से निकलने का रास्ता है। बॉयट सभी से कहता है कि ये जगह हमसे डर रही है कि हम उन बच्चों की हड्डियां ना निकाल लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस जगह का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तभी हेनरी बॉयट को भला बुरा कहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी बॉयट की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी जेड बॉयट से कहता है कि इन्हें मैं संभालता हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिसके बाद बॉयट अपनी बात पूरी करने लगता है। जेड हेनरी के पास आकर उसे समझाता है कि तुम्हें मिरांडा की सच्चाई को अपनाना होगा, लेकिन हेनरी कहता है कि अपनी जुबान से मिरांडा का नाम मत लो। फिर इतना कहकर हेनरी गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी बॉयट जेड से कहता है कि परेशान मत हो, हेनरी को भी जल्द ही ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। अगले सीन में हम जूली को देखते हैं जो अपने घर के बाहर खड़े होकर स्मोक कर रही थी, लेकिन टेवेथा खिड़की से जूली को देख लेती है, जिसके बाद वो बाहर आकर जूली को डांटने लगती है। दरअसल जूली जिम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो टेवेथा से कहती है कि आप और जेड बेकार के कंक्लूजन्स निकाल रहे हो, क्योंकि असल में इस जगह का कोई एग्जिट है ही नहीं। ये टाउन एक लूप है जहां हम घूम फिर कर उसी जगह आ जाएंगे और इसीलिए आज तक टेवेथा और जेड खुद भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो लोग हर बार पुनर्जन्म लेकर इस जगह पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, ना जिंदा और ना ही उसके बाद। फिर इतना कहकर जूली वहां से चली जाती है। तभी विक्टर टेवेथा के पास आता है और कहता है कि हमें उस येलो मैन के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि ये सभी चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं। इधर बॉयट, जेड और डैनी टनल लेआउट के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि जब तक उनके पास नक्शा नहीं होगा वो लोग उन अनखुई बच्चों की हड्डियां नहीं ढूंढ पाएंगे। बॉयट जेड से कहता है कि तुम अपने दिमाग पर जोर डालो और उस जगह का एक नक्शा बनाओ जो तुमने सपने में देखी थी। डैनी को इस काम में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जब भी वो लोग कुछ करने जाते हैं कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, लेकिन रिस्क तो उन्हें लेना ही होगा, क्योंकि पहली बार यहाँ से बाहर निकलने की कोई उम्मीद दिख रही थी। फिर डैनी से बात करने के बाद बॉयट मिरान के पास चला जाता है, क्योंकि उसके बिना ये प्लान पूरा नहीं हो पाएगा। बॉयट मिरान को बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन अनखुई बच्चों की हड्डियां ढूंढनी होंगी।
लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। फिर बॉयट मीरान को सारा प्लान समझाता है, जिसके मुताबिक मीरान 2 ग्रुप्स को लीड करेगी और उन्हें टनल में ले जाएगी। इसके अलावा बॉयट वो हथियार अपने पास ही रखेगा जिससे टेवेथा ने उस जायंट डॉल को रोका था, क्योंकि उसी हथियार से वो मॉन्स्टर्स भी प्रभावित होते हैं। फिर मीरान को सारा प्लान समझाने के बाद बॉयट वापस कॉलोनी हाउस में आ जाता है। बॉयट को वहां एक कैमरा दिखता है, जिसके बाद वो उसमें कुछ तस्वीरें देखने लगता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उन तस्वीरों में से एक तस्वीर बॉयट और उसकी बीवी की है, जब उनकी शादी हुई थी। अब बॉयट फिर से रिवर्स करके उस तस्वीर को ढूंढने लगता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कैमरा से वो तस्वीर गायब हो चुकी थी। तभी वहां क्रिस्टी आ जाती है, जो कि बॉयट से बहुत ज्यादा नाराज थी। दरअसल क्रिस्टी बॉयट को हर बात बताती है, लेकिन बॉयट ने उसे जेड और टेवेथा के बारे में नहीं बताया था। फिर बॉयट जैसे तैसे क्रिस्टी को समझाता है और उसे मना लेता है, जिसके बाद क्रिस्टी बॉयट को बताती है कि डोना अब ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं। फिर बॉयट डोना से मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। दरअसल क्रिस्टी ने डोना को दरवाजे के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद डोना बॉयट से कहती है कि थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि यहाँ हर किसी की जिंदगी बॉयट पर टिकी हुई है। फिर डोना बॉयट से पूछती है कि क्या रोजर को दफना दिया, जिसके जवाब में बॉयट उसे ना कहता है, क्योंकि असल में कब्रिस्तान पूरा भर चुका है और अब उन्हें लोगों को दफनाने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी होगी। इसके अलावा बॉयट डोना को ये भी बताता है कि आज हम लोग मॉन्स्टर्स से डरेंगे नहीं, बल्कि उनका सामना करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास वो हथियार भी है जिससे टेवेथा ने उस गुड़िया को निष्क्रिय किया था। लेकिन डोना को ये प्लान बिल्कुल बकवास लगता है, क्योंकि इस प्लान को पूरा करने के लिए फिर से किसी को बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। लेकिन इस बार बॉयट पीछे हटने वाला नहीं था। इधर मारियल रोजर की लाश के पास बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी क्रिस्टी वहां आती है और मारियल से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसके जवाब में मारियल उसे बताती है कि मेरी माँ स्वर्ग और नर्क जैसी चीजों पर यकीन नहीं करती थी। उनका कहना था कि मौत के बाद इंसान सब कुछ भूलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, और आज मुझे उनकी वही बातें याद आ रही थी। मारियल खुश थी कि उसकी माँ नहीं रही, क्योंकि अगर वो इस जगह आती तो शायद उन्हें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। क्रिस्टी को मारियल की बात सही लगती है, लेकिन अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सभी यहाँ फंस चुके हैं। इधर बॉयट एलिस को बता रहा था कि किस तरह से हम लोग अपने प्लान को अंजाम देंगे, और इस प्लान में हमें रैंडल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रैंडल पहले बस में सोता था और उसको जरूर पता होगा कि मॉन्स्टर कब कहां से निकलते हैं और क्या करते हैं। एलिस बॉयट की बात अच्छी तरह से समझ जाता है। दूसरी तरफ हेनरी टेवेथा को ढूंढते हुए उसके घर आ जाता है, लेकिन तभी उसे विक्टर की मां की एक ड्राइंग मिलती है, जिसमें वो अपने 2 बच्चों के साथ इस टाउन में आई थी। तभी अचानक हेनरी को अजीब से भ्रम होने लगते हैं। वो देखता है कि उसके हाथ पर ग्लूकोज मशीन लगी हुई है और उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। इधर विक्टर टेवेथा और एथन को येलो मैन की कार के पास लेकर आता है। विक्टर टेवेथा को बताता है कि येलो मैन इसी गाड़ी में बैठकर आया था, जिसके बाद वो तीनों उस गाड़ी को अच्छे से देखने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक टेवेथा की नजर मिरांडा की कार पर पड़ती है। उस कार को देखते ही टेवेथा को कुछ होने लगता है, जिसके बाद वो अपने आप उस कार की तरफ खींची चली जाती है। दरअसल टेवेथा खुद इस कार में बैठकर यहाँ आई थी जब उसने मिरांडा के रूप में जन्म लिया था, और इसी वजह से उस कार को देखते ही टेवेथा को कुछ होने लगता है। जिस समय विक्टर येलोमैन की गाड़ी के अंदर बैठा था, तभी उसे एक पोटली मिलती है जिसमें ढेर सारे इंसानों के दांत थे। उस पोटली को देखकर विक्टर के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो टेवेथा से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। टेवेथा विक्टर से पूछती है कि क्या हो गया। फिर विक्टर उसे वो पोटली दिखाता है। टेवेथा विक्टर की बात सुनते ही ईथन को पीछे कर लेती है, क्योंकि उसे ये सब नहीं देखना चाहिए। लेकिन तभी विक्टर उसको कहता है कि ईथन को इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उसे ये सब समझना पड़ेगा। विक्टर टेवेथा से कहता है कि तुम पिछली बार भी एक लड़का और एक लड़की लेकर इस टाउन में आई थी, लेकिन बाद में येलो मैन की वजह से सब कुछ बदल गया और सिर्फ एक लड़का बच पाया। वो लड़का डर और रहस्यों के बीच इस जगह पर बड़ा हुआ, और इस बार भी तुम एक लड़का और एक लड़की को लेकर इस जगह पर आई हो, जिसका मतलब अतीत एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। ईथन विक्टर की बातें सुनकर वहां से चला जाता है। फिर टेवेथा एथन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इधर सोफिया बॉयट के पास आकर उससे बात करती है। दरअसल सोफिया को इस प्लान में बहुत डर लग रहा था,
लेकिन बॉयट उसे समझाता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास एक खास हथियार है जिसकी मदद से टेवेथा पहले भी एक बड़े खतरे का सामना कर चुकी है। बॉयट को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ये बात किसे बता रहा है, और ये जानने के बाद अब सोफिया क्या करने वाली है। अगले सीन में हम जेड को देखते हैं जो स्वायर्स की मदद से उस जगह का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। डैनी जेड से कहता है कि तुम नक्शा क्यों नहीं बनाते। जवाब में जेड कहता है कि उसके दिमाग में जो तस्वीर है उसे एक साधारण नक्शे में नहीं उतारा जा सकता, और इसी वजह से वो एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है। तभी हेनरी और एलिस वहां आ जाते हैं, जिसके बाद एलिस डैनी को कुछ जरूरी बात करने के लिए अपने साथ ले जाता है। इधर सोफिया फार्म में जाकर एक मुर्गी का अंडा लेती है और उसे लेकर रोजर के पास पहुंचती है। दरअसल उन रहस्यमयी घटनाओं के बाद रोजर पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन अब सोफिया जो करने वाली थी उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सोफिया उस अंडे को हाथ में लेकर कुछ शब्द बोलती है और फिर उसे रोजर के सीने पर फोड़ देती है, जिसके बाद रोजर में एक अजीब सा बदलाव दिखाई देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एल्गिन डाइनर में जूली से बात करता है। जूली एल्गिन से पूछती है कि उसकी आंख में ये सब कैसे हुआ, लेकिन एल्गिन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि बॉयट ने उसे मना किया था। फिर एल्गिन जूली से पूछता है कि क्या उसे जेड और टेवेथा वाली कहानी पर यकीन है। जूली कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसका मानना है कि ये टाउन एक शापित जगह है और जब भी लोग यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं कोई न कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है। एल्गिन को जूली की बात सही लगती है क्योंकि अब तक कई बार ऐसा हो चुका था। इधर जेड जब हेनरी से बात कर रहा था तभी अचानक हेनरी को फिर से वही अजीब अनुभव होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई नर्स उसका चेकअप कर रही हो और वो एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ हो। वहीं विक्टर भी बार बार उसे आवाज दे रहा था ताकि वो होश में रहे। तभी हेनरी का ध्यान टूट जाता है और वो वास्तविक दुनिया में वापस आ जाता है। जेड उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन हेनरी बिना कुछ बताए गहरी सोच में डूबा हुआ वहां से चला जाता है। तभी बॉयट सारा को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है क्योंकि रात के वक्त उसका भी वहां मौजूद रहना जरूरी था। शाम होते ही बॉयट अपनी शेरिफ की ड्यूटी शुरू कर देता है क्योंकि आज की रात उन सभी के लिए बेहद कठिन होने वाली थी। डोना भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है क्योंकि वो इस तरह चुपचाप बैठकर नहीं रह सकती थी, लेकिन तभी फातिमा उसे रोक देती है और कहती है कि उसे अभी आराम करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सोफिया कॉलोनी हाउस में आ जाती है क्योंकि वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि आगे क्या होने वाला है। बॉयट जब आगे की योजना पर चर्चा कर रहा था तभी एलिस उससे कहता है कि उसे खुद आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर का सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल बॉयट ने तय किया था कि इस बार वो खुद आगे बढ़ेगा और उसी पवित्र हथियार की मदद से मॉन्स्टर्स का सामना करेगा, लेकिन एलिस उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर बॉयट को कुछ हो गया तो पूरे टाउन की उम्मीद टूट जाएगी। अब डैनी खुद ये जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आता है, जिसके बाद बॉयट उसे पूरी योजना समझा देता है और उससे वादा लेता है कि वो सुरक्षित वापस लौटेगा। फिर रात होते ही जंगल की तरफ से हलचल शुरू हो जाती है और मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। अब एक तरफ डैनी अपनी जान को जोखिम में डालकर एक मॉन्स्टर का सामना करने जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ रोजर एक जीते जागते मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसका व्यवहार पूरी तरह बदलने लगता है। देखते ही देखते एक बार फिर पूरे टाउन में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तभी डैनी एक मॉन्स्टर को अकेला देखकर उसके पीछे जाता है और उसकी पीठ पर वही पवित्र हथियार इस्तेमाल कर देता है। इसके बाद वह मॉन्स्टर जोर जोर से चीखने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी मॉन्स्टर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और डैनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बॉयट ने डैनी से कहा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो किसी भी घर के दरवाजे के पास चले जाना, लेकिन इस बार मॉन्स्टर्स पहले से तैयार दिखाई देते हैं और लगभग हर दरवाजे के आसपास मौजूद रहते हैं। अब डैनी बुरी तरह फंस चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस मॉन्स्टर पर उसने पवित्र हथियार इस्तेमाल किया था उस पर उसका कोई असर होता दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा था मानो वह पहले सिर्फ एक नाटक कर रहा था। अब डैनी खुद को बचाने के लिए बस के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर बस का दरवाजा पकड़कर अंदर आ जाता है। ये वही मॉन्स्टर था जिसका फातिमा से एक रहस्यमयी संबंध था। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर डैनी के करीब पहुंचता है, फातिमा को भी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजाने तरीके से वो इस पूरी घटना से जुड़ी हुई हो। अब डैनी उस मॉन्स्टर से बचते हुए बस की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन वहां भी उसका पीछा नहीं छूटता। नीचे चारों तरफ मॉन्स्टर्स मौजूद थे और सामने वही मॉन्स्टर खड़ा था।
वह डैनी को डराने की कोशिश करता है और उसके अतीत से जुड़ी बातें बताने लगता है। उधर फातिमा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी अचानक फातिमा के साथ कुछ ऐसा होता है कि सामने खड़ा मॉन्स्टर भी एक पल के लिए रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डैनी उसे बस से नीचे गिरा देता है। अब आखिरकार डैनी ने खुद को बचा लिया था, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कॉलोनी हाउस के अंदर रोजर पूरी तरह मॉन्स्टर जैसा व्यवहार करने लगता है और वहां मौजूद लोगों के लिए खतरा बन जाता है। अब वह उस महिला की तरफ बढ़ रहा था जो पहले हुए हमले में घायल हो चुकी थी, लेकिन तभी एलिस आगे आता है। वही पवित्र हथियार उठाता है और रोजर को रोकने की कोशिश करता है। ये पूरा नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ फ्रॉम का एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अब देखना ये होगा कि सोफिया कॉलोनी हाउस में और कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगी और क्या बॉयड डैनी को पूरी तरह सुरक्षित वापस ला पाएगा या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।